नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है एक आम गर्भवती महिला के मन में जो सारे प्रश्न होते हैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या जो भी डाउट्स होते हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। उसमें चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे एक पेशेंट हैं, उनसे मैं आपको तो ये है मेरी पेशेंट वंदना जी और इनके हस्बैंड है अभिनंदन जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो भी इनके मन में क्वेरीज हैं उनके क्वेरीज को मैं क्लियर करूँगी। वंदना जी बोलिए। मैम, मुझे 5th मंथ चल रहा है। मुझे डाइट में क्या क्या लेना चाहिए या हर प्रेग्नेंट लेडी को डाइट में क्या क्या लेना चाहिए? अभी तुमको 5th मंथ चल रहा है बेटा। इन जनरल जो प्रेगनेंसी की डाइट होती है यूजुअली तो पूरी प्रेगनेंसी में एक टिपिकल चार्ट है जो मिनिमम उतनी अपने को कैलोरीज और उतने माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना ज़रूरी होता है। बाकी पर्टिकुलरली अगर 5th मंथ की बात करें तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, जो पूरी प्रेगनेंसी में डाइट लेना वही मैं तुम्हें बताती हूँ। इन जनरल तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और बैलेंस्ड डाइट लेना है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हम 2 के लिए ज़्यादा खाएं, इट्स मोर नेसेसरी कि आप बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लें। तो आपके न्यूट्रिएंट्स में आपको प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, इनका ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो आपको दाल डेली लेना है, 2 कटोरी दाल लेना है, 2 प्लेट सब्ज़ी खाना है और दूध कम से कम 2 या 3 गिलास लेना है। अंकुरित अनाज लेना है। नाश्ते में भी पौष्टिक चीज़ें लेना है, जैसे कि आप उपमा ले सकते हैं या मिक्स वेज का उपमा या पोहा ले सकते हैं। इसी प्रकार से अपनी डाइट में आपको रेगुलरली दाल, चावल, सब्ज़ी कम से कम और सैलेड इतना कम से कम लेना है। दही ले तो बहुत अच्छा है, एक टाइम सुबह के खाने के साथ दही या छाछ लें तो अच्छा है। और फ्रूट्स में मौसम के सब फ्रूट्स ले सकते हैं। पपीता जनरली लोग कहते नहीं लेना है, तो पपीता को अवॉइड आप चाहें तो कर सकते हैं। पाइनएप्पल भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसके अलावा सारे फ्रूट्स जो मौसम में आते हैं वो अच्छे होते हैं। कई लोगों के मन में मिथ्याएं रहती है कि नारियल पानी नहीं लेना चाहिए वरना बच्चे का सिर बड़ा हो जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या है। आप नारियल पानी लीजिए, वो पोटेशियम का, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, एक्सेप्ट मैंने जो आपको 2 फ्रूट्स बताए। ड्राई फ्रूट्स हमें लेना ही है। बादाम, किशमिश, अखरोट भिगो के रात में सुबह वो लेना है। पिस्ता आप ले सकते हैं। काजू को यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमें पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है। पानी बहुत पीना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत कम पानी पीते हैं, तो पानी कम से कम तुम 12 से 14 ग्लास मिनिमम उतना पानी पीना है। सुबह उठ के 2 ग्लास पीना है, उसके बाद हर 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना है। खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना है। खाने के बाद हर 1 घंटे के अंतराल में 1 ग्लास पानी पीना है। रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले दूध पीना है। तो इतना डाइट में अगर हम मोटा मोटा ध्यान रखेंगे और अपनी चार्ट को इस तरह से बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रूट्स जनरली क्या होता है कि हमसे स्किप हो जाते हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, तो आप आपकी डाइट के लिए एक चार्ट बना लीजिए कि मॉर्निंग में अगर मैं उठती हूँ तो खाने के मतलब उठने के 1 घंटे बाद हमने दूध ले लिया, और फिर ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम लंच, डिनर के टाइम डिनर, सोते वक्त दूध, और बीच का जो टाइम होता है जिसको सफ़र का टाइम बोलते हैं 4 बजे 5 बजे का, उस टाइम पे आप फ्रूट्स और कुछ सत्तू टाइप की चीज़, न्यूट्रिशियस कुछ डाइट आप ले सकते हैं। तो इट्स ऑल ओवर डाइट कि आप मोटा मोटा आपको ये लेना है। फिर 9th मंथ में आपको स्पेशल कुछ चीज़ें हैं जो बताऊँगी नेक्स्ट विजिट पे कि आपको क्या लेना है। इसको मैम वोमिटिंग की बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी वॉमिटिंग हाँ, हो रही वॉमिटिंग होती है। है। यूजुअली वॉमिटिंग शुरू के 3 महीने में होती है और उससे कोई घबराने की बात नहीं होती। वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में एक सामान्य सा लक्षण है जिसका बच्चे पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और थोड़ी सा अपना डिस्टर्बेंस हो जाता है बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इन दैट केस ज़रूर अपने को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने होते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना। अदरवाइज़ अगर वॉमिटिंग आपको शुरू के 3 महीने में हो रही थी तो जो मेडिसिन मैंने आपको शुरू के 3 महीने में दे रखी थी वही आप टैबलेट्स अभी भी कंटिन्यू करिए। और वॉमिटिंग ना हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको भूखा नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा खाना, बार बार खाना। अगर आप भूखा रहेंगे तो वॉमिटिंग ज़्यादा होगी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। तो आपको
आपको ध्यान रखना है कि आपको भूखा नहीं रहना है। सुबह उठते ही बराबर या तो आप रसगुल्ला खा लीजिए या बिस्किट खा लीजिए, उसके बाद ही बिस्तर से उठिए। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो तो एक और घरेलू तरीका मैं बताती हूँ, अदरक का 1 या 2 बूंद रस आप जीभ पे डालेंगे तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी जो मैंने टैबलेट दी उसको कंटिन्यू रखिए। और मिर्च मसाले कम खाना, अगर ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली वो डाइजेस्ट नहीं होगा, इंडाइजेशन की वजह से आपको एसिडिटी होगी। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए पानी ज़्यादा लेना है, सैलेड ज़्यादा लेना है, दही छाछ अपने खाने के साथ सम्मिलित करना है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी नहीं होगी। और कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी नहीं होगी तो वॉमिटिंग अपने आप थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। मुझे एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए 5th मंथ में? या एक्सरसाइज के लिए मैंने एक मेरा वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारी एक्सरसाइज बताई है, सारे आसन बताए हैं। उसमें मेनली अपने को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है ताकि हमारी मसल्स जो है, हमारी मसल्स स्ट्रेंथनिंग भी होगी और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो एक्सरसाइज का महत्व इसलिए भी बहुत है क्योंकि एक्सरसाइज से हमको डिलीवरी के टाइम, लेबर के टाइम लेबर पेन्स बियर करने में बहुत हेल्प मिलती है, नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत हेल्प मिलती है और हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। तो एक्सरसाइज में हमको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, चारों चीज़ें बहुत करना चाहिए। इसके अलावा वॉकिंग अपने आप में बेस्ट है। आपको वॉकिंग कम से कम 15 मिनट की मॉर्निंग में और 15 मिनट की शाम को करना ही है। 15 मिनट की वॉकिंग के बाद कम से कम 15 to 20 मिनट्स का एक्सरसाइज प्लस स्ट्रेचिंग, 10 मिनट का प्राणायाम और 5 मिनट का मेडिटेशन, इतना करना है। मेडिटेशन और जो प्राणायाम है वो मैंने आपको मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन इन जनरल अगर मोटी मोटी बात करें तो हमें ताड़ासन और कटी चक्रासन, तिर्यक ताड़ासन और चक्की चलासन, तितली आसन और मार्जरी आसन और सेतुबंध आसन, ये आसन वो हैं कि जो हमें करने हैं। पवन मुक्त आसन, तो ये आसन है। हमें अगर प्राणायाम में बात करें तो भस्त्रिका का प्राणायाम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और ओमकार का जाप करना है। ये आपके फिजिकल मेंटल स्ट्रेस को कम करेगी और आपकी प्रेगनेंसी इजीली आपकी निकल जाएगी। प्रेगनेंसी में मुझे किस करवट सोना चाहिए? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरफ सोऊं, इस तरफ सोऊं या स्ट्रेट सोऊं। देखो, अभी तुम्हारा 5th मंथ चल रहा है तो बेहतर है कि तुम लेफ़्ट लेटरल में सो, मतलब कि उल्टे हाथी करवट पे अपने को सोना है। इनिशियली शुरू के मंथ में कोई दिक्कत नहीं है अगर हम स्ट्रेट भी सोते, क्योंकि यूट्रस उस टाइम उतना बड़ा नहीं होता। लेकिन अब चूंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, बच्चा क्योंकि बढ़ रहा है, तो हमारा जो ग्रेविड यूट्रस है, मतलब इसके अंदर बच्चादानी के अंदर बच्चा है, तो उसका प्रेशर जो होता है, हमारी जो हार्ट की जो मेन नलियाँ निकलती है जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है एओर्टा पे, उस पर प्रेशर डालती है, तो वो सही नहीं, उससे बच्चे का ब्लड फ्लो कम मिलता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में सोएं, वो बेस्ट है। लेकिन ठीक है, बहुत हमें ऐसा लग रहा है कि अब मैं लेटरल में बहुत थक गई हूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए राइट लेटरल या फिर अपन सुपाइन में सीधे सो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप कोशिश करो कि आप लेफ़्ट लेटरल में सो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है सोने की, कि कितने घंटे सोना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सोने के लिए आपको 8 घंटे कम से कम रात में सोना है और 2 घंटे दिन में रेस्ट करना। और इसके अलावा भी अगर बॉडी में कभी लग रहा है कि मुझे थकान लग रहा है और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो बॉडी की रेस्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें रेस्ट करना है ना। ब्लड टेस्ट कौन से कराने चाहिए जो ज़रूरी हो? अभी ब्लड टेस्ट में आपको इनिशियली मैं आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका एंटीनेटल प्रोफाइल और कार्डियक एक्टिविटी वाली सोनोग्राफी करवा चुकी हूँ और एंटीनेटल प्रोफाइल और थायराइड में करवा चुकी हूँ। अब आपका जो 5th मंथ में होगा, 5th मंथ में अभी कोई ब्लड टेस्ट नहीं होने, आपकी टारगेट स्कैन एक सोनोग्राफी होती है वो होगी। और इसके बाद 7 मंथ में मैं आपके कुछ टेस्ट रिपीट करवाऊंगी, जैसे कि आपका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होगा, CBC होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें अपने को ये पता पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, और एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे जिसमें ये पता पड़ेगा कि यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन के भी बहुत नुकसान होते हैं। कई बार थैली फूट जाती है, बच्चा जल्दी हो जाता है, तो इसलिए एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे और लगा तो कोई किडनी की जाँच करवाएंगे। इसके बाद फिर 9 मंथ में फिर रिपीट करवाएंगे, तो यही टेस्ट अपने 9 मंथ में भी रिपीट होंगे। सोनोग्राफी मैम कितनी होनी चाहिए? सोनोग्राफी आपकी मैं 2 करवा चुकी है। कार्डियक एक्टिविटी के लिए सबसे पहले मैंने 7 वीक्स में करवाई थी आपकी, सेकंड मैंने आपका NT स्कैन करवाया था 11 to 13 वीक्स में,
और अब आपका टारगेट स्कैन होगा 19 से 20 वीक्स के बीच में, और इसके बाद नेक्स्ट स्कैन आपका ग्रोथ स्कैन होगा, वो 28 से 30 वीक्स पे होगा, मतलब जब 7वां महीना ख़त्म हो जाएगा 8वां स्टार्ट होगा, और फिर अपन 9th में करेंगे 36 वीक पे, 9th मंथ लगने के 7-8 दिन बाद। उस टाइम अपन ये देखेंगे लाइकर कितना, पानी कितना है, वज़न कितना है, मैच्योरिटी बच्चे की क्या है, बच्चे को ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है, तो उसमें अपन फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अपना बच्चा हेल्दी है कि नहीं, पूरी तरह से कोई समस्या तो नहीं है। इसका कोई दुष्परिणाम भी होता है सोनोग्राफी कराने का? जैसे कहीं बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि सोनोग्राफी का दुष्परिणाम होता है, बच्चे के ऊपर नहीं, कोई साइड इफेक्ट होता है? सोनो की जो वेव्स होती है वो बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं होती है यूजुअली। जितनी सोनो हम करवाते हैं, मोस्टली तो हम 4 सोनोग्राफी करवाते हैं, लेकिन कभी कभी हमको ज़्यादा भी करवानी पड़ती है हाई रिस्क पेशेंट में। पर सोनो वेव्स का एज सच कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, लेकिन हाँ एक्सरे का दुष्परिणाम होता है। एक्सरे नहीं करवाना चाहिए एंटीनेटल पीरियड में। मेरी डिलीवरी डेट क्या है? डिलीवरी डेट के लिए आपकी पीरियड्स आपके कब आए थे, लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर। 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर अगर आपकी पीरियड की डेट है तो आपकी जो डिलीवरी की डेट है वो उसी डेट से काउंट होगी, और जो एक्चुअल प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो 9 मंथ और 7 डेज़ का होता है, मतलब 40 वीक्स का होता है। तो अगर उसको कैलकुलेट अपन करते हैं तो अपनी सितंबर की 7th ऑफ सितंबर आपकी DD आती है। मतलब वो जो डेट का कैलकुलेशन है, वो कई लोग कहते हैं ना कि 15 दिन छोड़ना है, 7 दिन छोड़ना है, वैसा नहीं है। वो उसी दिन से आपको कैलकुलेट करना है जब आपके लास्ट मेंसेस आए थे, तो उस हिसाब से 7th ऑफ सितंबर आपकी DD रहेगी। उसमें कम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? हाँ, अगर आपकी डिलीवरी के दर्द, एक्चुअली जो डिलीवरी के दर्द होते हैं वो हमारी ब्रेन से जो हार्मोन्स बनते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो डिलीवरी के दर्द आपको कभी भी आ सकते हैं। तो वो आपको हो सकता है कि डेट के 15 दिन पहले आ जाए, या डेट के 7 दिन बाद, या 10 दिन बाद, वो वेरी करते हैं, तो वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो ये है। और फिर सेकंड वेट कितने दिन अपन ग्रेस पीरियड, मतलब इसका जैसे आपने 7 तारीख बताई है मुझे, हाँ। 7 सितंबर, तो कितने दिन और अपने को पेन्स के वेट करना चाहिए इसमें? वैसे आइडियली तो 40 वीक्स अगर हो गया है तो आइडियली तो डिलीवरी हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 41 से 42 वीक्स तक भी, विदेश में तो 42 वीक्स तक भी वेट करते हैं, पर इंडियन सिनेरियो में, हाँ इंडियन सिनेरियो में मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि 41 वीक्स, मतलब 7 डेज ओवरड्यू तक हमें, हाँ 7 to 10 डेज ओवरड्यू के बीच में भी अगर पेन्स नहीं आए तो डॉक्टर से आप दवाइयाँ ले लीजिए, एडमिट हो जाइए, वो आपको दवाई डाल के और डिलीवरी करवा देंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद फिर पानी के सूखने की संभावना और दूसरी समस्याएं बढ़ जाती है। और दैट केस ऑल्सो कि अगर आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर है, सपोज आपको बीपी बढ़ता है या और कोई कॉम्प्लिकेशन है, पानी की कमी है, बच्चा कमज़ोर है, तो उसमें तो एक दिन भी ऊपर नहीं करना है, या ब्लड ग्रुप नेगेटिव है आपका, तो इन दैट केस तो आपको दिन ऊपर करना ही नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही नॉर्मल पेशेंट है, कोई हाई रिस्क नहीं, इन दैट केस आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आपके डॉक्टर से सलाह लेके, उनकी परमिशन लेके आप दिन ऊपर कर लें। एक क्वेश्चन और था मैम मेरा, जैसे इसके ऊपर कि मेरा जो फर्स्ट बेबी है 7 इयर्स बैक में, मतलब वो सिजेरियन हुआ है, तो सेकंड बेबी के भी सिजेरियन ही होने के चांसेस हैं या फिर इसके भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई लोगों के मन में ये बात रहती है कि पहला सीज़र हुआ है मैम, अब नॉर्मल हो सकती कि नहीं। कई पेशेंट तो इसीलिए मेरे पास आते हैं कि मैम पहला सीज़र है, अब आप नॉर्मल करवा दोगे, या कई पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी में डॉक्टर बदलते रहते हैं, या स्पेशली एंड में डॉक्टर बदल देते हैं कि हमको फला मैम ने सीज़र बोला, अब आप नॉर्मल। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी फर्स्ट सीज़र है और सेकंड नॉर्मल हो सकती कि नहीं, ये आपको कब पता पड़ेगा, जब आपके 38 वीक्स हो जाएंगे प्रेगनेंसी के, और उस टाइम अगर आपका बच्चा के सिर का साइज़ आपके पेल्विस, मतलब आपके नीचे की हड्डियों में घुसने योग्य रहेगा, आराम से वो नीचे आ जाता है, इंगेज हो जाता है, सिर नीचे आ जाता है, तो आपके चांसेस रहते हैं नंबर 1। दूसरा, आपको स्पॉन्टेनियसली लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अपने आप दर्द आ जाते हैं, तो भी आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस रहते हैं नंबर 2। नंबर 3, दर्द के साथ आपका मुंह खुलना चाहिए, बच्चादानी का अगर मुंह खुलता है तो आपकी डिलीवरी के नॉर्मल होने के चांस रहते हैं। चौथी बात रहती है कि आपको बच्चे का साइज़ जो होता है, बच्चे का साइज़ अगर सपोज़ वज़न बच्चे का इतना है 3 kg 3.5 kg, और अगर आपकी हाइट कम है तो इन दैट केस मुश्किल है। आपकी तो हाइट अच्छी है तो आपका 3 kg तक का बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मल हो सकता है कि नहीं, सपोज़ ये सब कुछ हो गया, आपको पेन्स आ गए, आपके बच्चे का साइज़ भी ज़्यादा नहीं है, हेड भी इंगेज हो गया, मुंह भी खुल गया, दर्द आने लग गए,
लेकिन उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी मुझे कि भाई आपके जो स्कार है जहाँ पे आपका पहले का ऑपरेशन है वो खिंचा तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्कार आपका नहीं रप्चर होने के कोई साइन नहीं है, पेशेंट पेन बियर कर पा रहा है और इजीली सब कुछ होता है, बच्चे की धड़कन ख़राब नहीं होती, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और होती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की करवाई है। इसके लिए कुछ स्पेशल डाइट्स भी लेना चाहिए अपने को? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए डाइट से ज़्यादा, मतलब डाइट तो है ही इम्पॉर्टेंट, जो मैंने बैलेंस डाइट बताई है वो लेना ही है। अपने को बहुत फैटी फूड नहीं लेना है और एक्सरसाइज का बहुत महत्व है इसमें। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करिए, वॉकिंग करिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पॉजिटिव मेंटेलिटी। अगर हम अपना पॉजिटिव मेंटेलिटी रखेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हाँ मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा पाऊँगी, मैं पेन बियर कर लूँगी और हाँ मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, तो विथ योर पॉजिटिव एटीट्यूड और आपके डॉक्टर की सहायता से आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी जा सकते हैं। पर एक्सरसाइज डाइट का बहुत महत्व है इसमें। आपके हिसाब से मेरे लिए ज़्यादा क्या बेहतर रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन? देखिए, अगर हम रिस्क, बहुत सीधी सी बात है, जिन भी पेशेंट्स की मैं नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन के बाद नॉर्मल करवाती हूँ उसमें मैं पेशेंट से इस बात की सिग्नेचर लेती हूँ कि भाई आप करवाना चाहते हैं नॉर्मल, तो इसमें जो रिस्क है उसके लिए मैं एक्सप्लेन करके रखती हूँ पेशेंट को कि हो सकता है कि रप्चर, ऑल्दो प्रैक्टिकली तो उतने भी रप्चर नहीं होते हैं। जिनके सीजरियन का इंटरवल कम रहता है, सपोज 1-1.5 साल पहले सीजर हुआ है उनके, या किसी के प्रीवियस सीजर के टाइम इन्फेक्शन हुआ हो, फीवर आया हो, मतलब टाँके ख़राब हो गए हो, तो उन पेशेंट्स के स्कार रप्चर या वर्टिकल स्कार हो यूट्रस पे, तो उनके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रैक्टिकली तो बहुत कम रप्चर के चांस रहते हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर तुमको ये सब चीज़ें हो जाती है, पेन्स आ जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, तो हम नॉर्मल के लिए ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा सेफ चलना 100%, तो वी कैन गो फॉर डायरेक्टली फॉर सिजेरियन सेक्शन। का काफ़ी महत्व है उसमें। हाँ, बच्चे का सर का साइज का महत्व है। दूसरी चीज़ ये भी है कि डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होती है तो अपना हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है, हमको कम दिन अस्पताल में रुकना पड़ता है, हमारा ब्लड लॉस भी कम होता है, तो उसके एडेड एडवांटेज तो ही इन्फेक्शन, चूँकि हमको वापस से स्किन में इंसिजन नहीं लगता है तो इन्फेक्शन के चांस भी कम रहते हैं। तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए भी कुछ उसमें बेनिफिट रहता है नॉर्मल डिलीवरी? बच्चे के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा सच अपन नहीं कह सकते कि बहुत बेनिफिट है। दोनों चीज़ों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी का वेट करते करते पता नहीं पड़ता और बच्चा मेकोनियम पास कर देता, मतलब लैट्रिन कर देता है, तो वो कभी बच्चा अंदर ले लेता है, तो वो कभी कभी रिस्की हो जाता है। और अपन इलेक्टिव एलएससीएस या मतलब प्लान करके सीजर करते हैं तो उसमें इस चीज़ के चांस कम रहते हैं। अदरवाइज तो डेफिनेटली वेजाइनल बर्थ में बच्चे को थोड़ा मतलब वैसे एडवांटेजेस होता है, बस अगर रिस्क देखे तो थोड़ा सा वो है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 5th मंथ चल रहा है, मतलब हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे पेशेंट्स नहीं पूछ पाते एक्चुअली, बहुत सारे पेशेंट हेजिटेशन करते हैं या फिर धीरे से हस्बैंड बाहर चले जाते हैं फिर पूछते हैं। एक्चुअली सेक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करना ही निषेध है। बेसिकली आप देखो, इंटीमेशन होता है, फोर प्ले होता है, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स होता है, पेनिट्रेटिव सेक्स होता है। तो बेसिकली अगर दोनों पार्टनर की विल हो तो सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब तुम कंफर्टेबल अगर हो और दोनों की विल है तो सेक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी पोजीशंस का हमें ध्यान रखना है, पोजीशंस ऐसी रखना है जिससे तुम्हारे पेट पे, क्योंकि पेट बड़ा है अब और बढ़ेगा, तो पेट पे प्रेशर नहीं पड़े, बच्चे को हर्ट नहीं हो, तुम्हें हर्ट ना हो। मेनली बच्चा तो वैसे भी एक अंदर एमनियोटिक बैग के अंदर रहता है जो कुशन का काम करता है, तो बच्चे को उतना हार्म नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए। पोजीशन में तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई एक्ट नहीं होना चाहिए जिससे एग्रेशन फील हो। तो बस ये बात का ध्यान रखना। अभी के लिए अपन को ऐसा नहीं करना है कि आप नीचे रहें और हस्बैंड ऊपर, तो उससे पेट दबने की संभावना ज़्यादा है। तो बेहतर पोजीशन ये रहेगी कि हस्बैंड को नीचे रखें और आप ऊपर रहें, ये एक पोजीशन। दूसरा साइड टू साइड पोजीशन है, और बाकी भी कुछ पोजीशन है, पर मोस्टली जो प्रैक्टिकल पोजीशन है ये 2 पोजीशन से इसमें आप रह के कर सकते हैं। तुम्हारे केस में कोई हाइस्ट फैक्टर नहीं है। दूसरे कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, जिनके आंवल नीचे होती है, ब्लीडिंग की समस्या होती है, छोटा सर्विक्स रहता है, टाँके रहते हैं, उन पेशेंट्स को, या फिर प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री रहती है, इन्फेक्शन रहता है, तो उन पेशेंट्स को हम यूजुअली मना करते हैं कि भाई नहीं करना है या कम करना है। अभी तुम्हारे लिए जितना तुम्हें कंफर्टेबल हो उतना कर सकते हो, नो इशू। ठीक है मैम।
थैंक यू। थैंक यू। ओके, Thank you so चलो, सो नाइस टू टॉक एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन माय क्लिनिक। सो मैं सोचती हूँ आपके ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे, क्योंकि काफ़ी बातें हमने इनसे की हैं और काफ़ी चर्चा हुई है जो इनके मन में प्रश्न थे। आपके भी मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। धन्यवाद।